सेल का तीसरा पार्ट था साल्ट ब्रिज, रह गया था कल, तो उसे आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि उससे पहले एक बार थोड़ा देख लो जो कल हमने पढ़ाया था। हमने कल क्या बताया था कि हमने कल सबसे पहले रिडक्शन हाफ सेल बताई थी, ठीक है। रिडक्शन हाफ सेल, इससे जो निकल के आई थी उसे हम कैथोड बोलते थे, मतलब एट कैथोड क्या होता था, रिडक्शन। फिर दूसरी चीज़ हमने पढ़ाई थी ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और ऑक्सीडेशन हाफ सेल के सेटअप में जो हमने रॉड ली थी, जो मेटल की प्लेट ली थी, उसे हम क्या बोलने लगे थे, एनोड। और रिडक्शन हाफ सेल में जो मेटल की प्लेट ली थी उसे हम कैथोड बोलते थे। कैथोड जो थी वो कैसी थी, नेगेटिव चार्ज की, ठीक है। तो बची एनोड कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की। ये चीज़ याद रखना तुम, कैथोड तो याद रहेगी नेगेटिव चार्ज की, तो जो बची हुई एनोड वो अपने आप कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की। अब इसके बाद जो तीसरा पार्ट था अपना सेल का, वो है साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके हम पॉइंट्स लिखेंगे और एक एक करके डिफाइन करते जाएंगे क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें साल्ट ब्रिज का ये है कि इट कनेक्ट्स ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। तो सबसे पहला पॉइंट अपना साल्ट ब्रिज को देखते हुए ये बन रहा है कि इट कनेक्ट्स ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। मतलब कैसे, अब हम पूरा सेटअप ड्रॉ कर रहे हैं छोटा सा, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। जैसे ये अपना ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है, ये इसमें मेटल की रॉड डली हुई है और इस चीज़ को हम एनोड बोल रहे हैं, ठीक है। और ये अपना कैथोड, इसमें भी मेटल की रॉड पड़ी हुई है, इसे हम कैथोड बोल रहे हैं। तो क्या करता है, इसके नाम से ही क्लियर है, इसके नाम में क्या आ रहा है वर्ड, ब्रिज। ब्रिज क्या होता है, ब्रिज दो चीज़ों को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे भी इसका काम क्या है, कनेक्शन का। मतलब क्या होगा कि जो सेल है ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाला जो है वो कौन है, हमारा साल्ट ब्रिज। यानी कि साल्ट ब्रिज कुछ इस तरह से होगा, देखते जाना। साल्ट ब्रिज कुछ इस तरह से होगा जो इन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में कनेक्ट करेगा, इंटरनली कनेक्ट करेगा। मतलब ये जो सेल है, ये सब सेल के जो दो हिस्से हैं उसे इंटरनली कनेक्ट कर रहा है। मतलब इंटरनल सर्किट जो है सेल का, उसे कंप्लीट करता है कौन, साल्ट ब्रिज। ये अभी आगे और क्लियर होगा, अभी केवल इतना समझो कि साल्ट ब्रिज क्या करता है, कनेक्ट्स करता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। अब इसका दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो दूसरा पॉइंट इसका ये है कि इट कंप्लीट इंटरनल सर्किट, इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट ऑफ सेल। इंटरनल वर्ड का यहाँ बहुत बड़ा मीनिंग है खुद में, इंटरनल सर्किट ऑफ सेल। इंटरनल सर्किट का मतलब ये है कि जो सेल है उसके इंटरनल, जैसे इसका एग्जांपल ऐसे समझे, जैसे अगर हम वो एवर रेडी वाली बैटरी देखें, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसके अंदर कुछ है, अंदर का जो मटेरियल है एनोड कैथोड, उसके अंदर सेल के, तो उसके अंदर की जो इंटरनल सर्किट होता है वो कंप्लीट करने वाला होता है ये साल्ट ब्रिज। और बाहर कैसे सर्किट कंप्लीट होगा, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट को अगर हम किसी वायर से जोड़ दें तो एक्सटर्नल जो सर्किट है वो कौन कंप्लीट कर रहा, वायर। ये चीज़ अब समझ में आई, साल्ट ब्रिज क्या कर रहा, साल्ट ब्रिज अंदर वाले जो सर्किट है उसे कंप्लीट करता है, बाहर वाले को तो बाहर करेगा, अभी पूरा बनाएंगे। तो इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट ऑफ सेल, ये दूसरा पॉइंट है इसका।
तीसरा पॉइंट साल्ट ब्रिज की डेफिनेशन है, वो क्या है कि साल्ट ब्रिज है क्या। यहाँ से तुम देख के बता पा रहे हो कि ये इन्वर्टेड उल्टी रखी हुई एक यू शेप की ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है। ये क्या होती है, एक ग्लास ट्यूब होती है इन्वर्टेड यू शेप्ड की। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन निकल रही कि इट इज इन्वर्टेड U-shaped glass tube in which, और इसमें एक सॉल्यूशन भरा होता है, in which electrolytes are filled, in which salt is filled। इलेक्ट्रोलाइट को ही हम साल्ट बोलते हैं, साल्ट इज फिल्ड, जिसमें साल्ट भरा होता है। देखो ये इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप है और इसमें साल्ट भरा होता है, तो इसीलिए हम इसका नाम जो दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, साल्ट ब्रिज। मतलब ये ब्रिज कनेक्ट कर रहा है और इसमें भरा हुआ है साल्ट, तो इसलिए इसका नाम क्या है, साल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में ये वर्ड आया, साल्ट इज फिल्ड। अब कौन सा साल्ट जनरली फिल्ड होता है उसका एग्जाम्पल देखो। तो क्या होता है कि जनरली जो साल्ट भरा हुआ होता है वो होता है KCl साल्ट। कौन सा, KCl साल्ट विद, KCl साल्ट भरा होता है और वो अकेला नहीं होता, वो किसी के साथ होता है। KCl साल्ट विद किसके साथ होता है, विद अगर पेस्ट, अगर पेस्ट। अब ये क्या है अगर पेस्ट, अगर पेस्ट जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये तुम ऐसे समझो अगर पेस्ट जस्ट लाइक गोंद की तरह है। कैसा है, गोंद की तरह। इसका काम क्या होता है, ये इसलिए रखा जाता है साल्ट के साथ। देखो साल्ट तो होता है अपना पाउडर की फॉर्म में, जैसे अपना खाने वाला नमक होता है वो कैसा होगा, पाउडर की फॉर्म में होगा। अब अगर उस खाने वाले नमक को इमेजिन करो वो KCl की तरह बिहेव, मतलब वैसे ही होगा फिजिकल स्टेट में। जब इसे हम इस ट्यूब में भरेंगे, तो जब इस ट्यूब में भरने के बाद इसे उल्टा करेंगे तो वो फैल नहीं जाएगा। अगर तुम इस साल्ट को इसमें भरो तो वो फैलेगा क्या, नहीं फैलेगा। तो क्या करता है अगर पेस्ट, क्या करता है अगर पेस्ट होता गोंद की तरह। जब साल्ट को इस गोंद में मिलाओगे तो एक पेस्ट बन जाएगा थिक। समझ में आ रहा, उस पेस्ट को तुम इसमें भरोगे और उल्टा करोगे तो कभी नहीं फैलेगा, क्योंकि वो एक पेस्ट की तरह। अब तुम अपना टूथपेस्ट अगर इसमें भरो और उल्टा करो तो क्या टूथपेस्ट तुरंत फैल जाएगा, कभी नहीं फैलेगा। तो अगर पेस्ट का मतलब समझे, ये क्यों मिलाया जाता KCl के साथ, ये इसलिए मिलाया जाता ताकि एक थिक पेस्ट बन जाए और वो इसमें आसानी से भरा जा सके। तो कॉमन एग्जांपल यही है कि KCl साल्ट हम भरते हैं साल्ट ब्रिज में, इन्वर्टेड यू ट्यूब में। तो ये इसका एग्जांपल है। अब इसका चौथा पॉइंट देखो। चौथा पॉइंट इसका ये है, चौथा पॉइंट ये है कि जो हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ KCl लिया है, तो इलेक्ट्रोलाइट लेने का एक नियम, एक रूल है कि किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट लें। हमारे पास हजारों तरह के इलेक्ट्रोलाइट हैं दुनिया में, लेकिन हमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेना है साल्ट ब्रिज के लिए, ये एक रूल से हमें पता चलता है, रूल से। तो वो रूल क्या है, एक नियम है, वो ये है कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर टेकन। इस चीज को समझना, हम किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं साल्ट ब्रिज के लिए। दुनिया में हजारों तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लेकिन हमें साल्ट ब्रिज के लिए कुछ स्पेशल टाइप के इलेक्ट्रोलाइट लेने पड़ते हैं। वो कौन कौन से हैं देखना, किस तरह से लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर टेकन इन सच अ वे that mobility of cation and mobility of anion is almost same, मतलब हमें जो इलेक्ट्रोलाइट लेना है वो कुछ इस तरह से लेना है साल्ट ब्रिज के लिए कि मोबिलिटी ऑफ एनाइन और मोबिलिटी ऑफ कैटाइन बराबर होनी चाहिए।
देखो यहाँ पे कैटायन के पॉजिटिव है और हाँ एनायन है Cl नेगेटिव। तो पता क्या है, इस KCl को हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें के पॉजिटिव की जो मोबाइलिटी है और Cl नेगेटिव की जो मोबाइलिटी है, ये दोनों मोबाइलिटी ऑलमोस्ट सेम है। मोबाइलिटी क्या होती है, पहली बात तो यही है। मोबाइलिटी जानते हो, मोबाइलिटी अभी फिजिक्स में पढ़ोगे। मोबाइलिटी नाम से क्लियर है, मूव करने की टेंडेंसी, ठीक है, कि के पॉजिटिव की मूव करने की टेंडेंसी कैसी है, कि मतलब ये स्लो मूव करता है या फास्ट मूव करता है। तो के पॉजिटिव की और Cl, तो जो हम KCl लेंगे वो, जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो इस तरह से लेंगे कि कैटायन और एनायन की मोबिलिटी बराबर होनी चाहिए। ये 4 पॉइंट नोट करो। फिर नेक्स्ट पॉइंट, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस पॉइंट को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट क्या बताता है साल्ट ब्रिज के बारे में, कि इट प्रिवेंट्स लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इट प्रिवेंट्स, इट यहाँ किसके लिए यूज हो रहा, साल्ट ब्रिज के लिए। इट प्रिवेंट्स लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जंक्शन पोटेंशियल। मतलब साल्ट ब्रिज का जो मेन काम होता है, मेन फंक्शन होता है, वो ये होता है कि ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रोक देता है। तो सबसे पहला अब हमारा काम है कि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, पहले हम ये बताएंगे। उसके बाद हम ये बताएंगे कि कैसे रोक देता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो इसके लिए हमें एक सेटअप ड्रॉ करना पड़ेगा। सेटअप ये है कि ये तो है हमारी ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये है हमारी रिडक्शन हाफ सेल। अब समझना इस चीज़ को ध्यान से। अब हमने क्या किया है कि दोनों में सॉल्यूशन भर दिया और रॉड डिप कर दी, ठीक है। इस वाले में हमने अलग मेटल का सॉल्यूशन लिया, इसमें अलग लिया, तो इसमें अलग चार्ज होगा इस सॉल्यूशन में। मान रहे जैसे हमने इसमें ले लिया Zn2 पॉजिटिव वाला सॉल्यूशन एक्वस, और इसमें ले लिया Cu2 पॉजिटिव वाला, तो इसमें अलग चार्ज होगा, इसमें अलग चार्ज होगा, ठीक है। और इन दोनों को हमने ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिडक्शन हाफ सेल है। अब क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को हम एक ग्लास ट्यूब से कनेक्ट कर रहे हैं, और वो ग्लास ट्यूब सिंपल ग्लास ट्यूब है। अभी ये क्या है, सिंपल ग्लास ट्यूब, मतलब कांच की एक ट्यूब है बस, साल्ट ब्रिज नहीं है। मतलब इसमें अभी हमने साल्ट नहीं भरा विद अगर अगर पेस्ट। तो अभी ये किस तरह से ट्रीट होगी, एज अ सिंपल ग्लास ट्यूब। तो अब हम पहले ये दिखा रहे हैं कि अगर हम साल्ट ब्रिज ना लगाएं सेल में तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। कैसे होता है देखना। हमने जब सिंपल ग्लास ट्यूब रखी तो क्या होगा कि इसका सॉल्यूशन, जो और लंबी कर दें, इसका सॉल्यूशन इसके थ्रू यहाँ पे पहुँचेगा या जैसे ही हम ये डुबोएंगे तो इसमें जो सॉल्यूशन है वो इस ग्लास ट्यूब में भी भर जाएगा, और इधर जब ये होगा तो इसका सॉल्यूशन इसमें भर के और ऊपर इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि इस पॉइंट पे दो सॉल्यूशन आपस में मिल रहे हैं, दो लिक्विड आपस में इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो देखना लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का मीनिंग इसी नाम में छुपा है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन। मतलब जब दो लिक्विड मिले उस पॉइंट को हम बोलेंगे जंक्शन, और उस जंक्शन पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे हम क्या बोलेंगे, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो देखो कैसे हो रहा, इस सॉल्यूशन का अलग चार्ज था, ठीक है, और इस सॉल्यूशन का अलग चार्ज था।
ये दो सॉल्यूशन हैविंग चार्ज डिफरेंस, जब इनमें चार्ज डिफरेंस है और ये आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं तो फिजिक्स की थ्योरी बोलती है कि जब भी दो चार्जेस जिसमें डिफरेंस हो आपस में पास पास आए तो एक पोटेंशियल डेवलप होगा। तो यानी कि ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन पर क्या डेवलप होगा? पोटेंशियल डेवलप होगा। तो इसी पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? लिक्विड लिक्विड जंक्शन। ये चीज समझे, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता। चलो अब देखना, इस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की एक खासियत होती है, खासियत ये होती है कि इट इज हार्मफुल फॉर सेल। इट इज हार्मफुल फॉर सेल, ये अपनी सेल के लिए हार्मफुल होता है। क्यों होता है? बिकॉज इट इज अपोजिट, इट इज अपोजिट टू सेल पोटेंशियल। ये इसलिए हार्मफुल होता है क्योंकि ये जो हम सेल बना रहे हैं उसका जो सेल पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो मतलब जैसे हमने कोई सेल बनाई और मेरी सेल हमें 5 वोल्ट का पोटेंशियल दे रही है, तो अगर उसमें लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा तो हम मान रहे कि 2 वोल्ट का लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा। तो अगर हमारी सेल 5 वोल्ट का दे रही थी और अगर उसमें लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया तो अब हमारी सेल केवल 3 वोल्ट का देगी पोटेंशियल, क्योंकि 5 का दे रही थी, 2 अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था, वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारी सेल कितना देगी? केवल 3 वोल्ट की। तो इससे हमें मतलब ये हार्मफुल है ना हमारी सेल के लिए। तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ना बने, मतलब ये डेवलप ना हो, इसीलिए हम साल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। मतलब अब हम क्या करेंगे, अगर इसमें जैसे हमने ये सिंपल गिलास ट्यूब ली थी, अगर इसमें हम सॉल्यूशन भर दें साल्ट का, और साल्ट का सॉल्यूशन भर दें और प्लस यहाँ पे हम वो लगा दें कॉटन प्लग, मतलब यहाँ पे स्टॉप कर दें इसे कॉटन प्लग से, ठीक है। तो क्या होगा? पहला काम ये होगा, ये जो सॉल्यूशन है कॉटन प्लग की वजह से इधर नहीं पहुँच पाएगा, नहीं पहुँच पाएगा, यानी कि ये सॉल्यूशन आपस में मिलने से रुक जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? सेल पोटेंशियल, वो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल रुक जाएगा। और दूसरा काम क्या है कि अगर हम यहाँ पे अपने साल्ट को भर दें, मतलब साल्ट ब्रिज में KCl विद अगर पेस्ट भर दें, तो क्या होगा कि आयंस का मूवमेंट बना रहेगा, क्योंकि साल्ट में होंगे K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वो टूटेंगे। तो अगर हमें आयंस का फ्लो चाहिए जिसकी वजह से इंटरनल सर्किट कंप्लीट हो रहा है, मतलब इंटरनली आयंस का फ्लो होगा और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के 2 तरीके होते हैं, ये बात भी पता कर लो। इलेक्ट्रिसिटी केवल 2 तरीकों से प्रोड्यूस होती है, एक तो फ्लो ऑफ आयंस की वजह से, फ्लो ऑफ आयंस, और दूसरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कहीं किसी वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो समझ लेना इस वायर में करंट है। और अगर किसी सॉल्यूशन में आयंस फ्लो हो रहे हैं, जैसे 2 सॉल्यूशन हैं, इनके बीच में आपस में आयंस का मूवमेंट है, तो इस सॉल्यूशन में करंट होगा। मतलब 2 ही तरीके हैं दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के। प्रोड्यूस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इनकी मदद से ही केवल फ्लो करती है, तो फ्लो ऑफ आयंस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इंटरनल सर्किट ये है अपना, इसमें क्या हो रहा है कि आयंस हैं, तो इन आयंस की वजह से इंटरनल सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है एनोड से कैथोड। ये समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए हम इसमें साल्ट भर रहे हैं। वैसे हमारा कॉटन प्लग से काम चल जाता, कॉटन प्लग अगर हम लगा देते तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ना डेवलप हो पाता, लेकिन हमें आयंस का भी तो मूवमेंट कराना है, तो इसीलिए हम इसमें साल्ट भर रहे हैं, ताकि जो साल्ट के आयंस हैं इनकी मोबालिटी इसीलिए हम बराबर ले रहे हैं, ताकि जितना ये K पॉजिटिव इसमें फ्लो हो पाए उतना ही Cl नेगेटिव इसमें फ्लो हो पाए, तो एक कंटिन्यूअस फ्लो बना रहेगा। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है, इसे समझने की कोशिश करो, कोई डाउट है इसमें? तो यहाँ पे हम साल्ट लेंगे। तो अब हम अगर साल्ट ब्रिज का पूरा स्ट्रक्चर बनाएं तो साल्ट ब्रिज ये होता है बस कि इन्वर्टेड एक ग्लास ट्यूब होती है, इसमें हमारा KCl विद अगर पेस्ट भरा होता है, अगर पेस्ट और
कॉटन वूल ऐसे लगी रहती है। तो ये होता है हमारा साल्ट ब्रिज। तो अब साल्ट ब्रिज पूरा समझे क्या था। तो साल्ट ब्रिज के अब कई सारे फंक्शन हो गए। एक तो ये इंटरनल सर्किट को कनेक्ट कर रहा है, दूसरा काम क्या है कि ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करा रहा है, और तीसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम ये भी है कि ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, मतलब फ्लो ऑफ आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना रह रहा है। ये चीज़ समझे। तो ये साल्ट ब्रिज के बारे में कंप्लीट स्टडी थी, ये पॉइंट नोट कर लो इसे। कोई अगर इसमें डाउट हो तो बताओ। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल समझ गए। जब दो लिक्विड्स आपस में मिलते हैं तो जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे हम लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। और पोटेंशियल डेवलप, ये कॉटन वूल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। दो जब सरफेस जिनमें चार्ज डिफरेंस है आपस में मिलेंगी तो पोटेंशियल डेवलप होता है। ये फिजिक्स की थ्योरी है, नोट करो। अब एक ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की बात क्या है, मतलब साल्ट ब्रिज में जो हम साल्ट ले रहे हैं वो किस तरह से लेंगे, एक ध्यान देने वाली बात है, वो देखो ध्यान से। इफ टू कंपार्टमेंट, जो कंपार्टमेंट हैं दो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल वाले, इफ टू कंपार्टमेंट कंटेन्स, ये चीज ध्यान से देखना, इफ टू कंपार्टमेंट कंटेन्स Ag पॉजिटिव कॉमा Hg2 2 पॉजिटिव कॉमा Pv 2 पॉजिटिव, देन KCl is avoided, then KCl is avoided because it will precipitated as AgCl, Hg2Cl2, PbCl2। ये पॉइंट क्या है, ये नोट ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपके ऑक्सीडेशन हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल में जो आप एक्वा सॉल्यूशन ले रहे थे मेटल का, उनमें अगर इन तीन मेटल्स का एक्वा सॉल्यूशन है, कौन कौन से तीन मेटल, एक तो सिल्वर पॉजिटिव, मरकरी पॉजिटिव 2 पॉजिटिव और लेड 2 पॉजिटिव, अगर इन तीनों मेटल्स का सॉल्यूशन है किसी भी कंपार्टमेंट में तो आप उस जगह KCl को नहीं लेंगे एज अ सॉल्ट इन द सॉल्ट ब्रिज। क्यों नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये KCl का जो Cl है ये तुरंत इसके साथ Cl इसका इन तीनों के साथ रिएक्ट करके और अपने अपने रिस्पेक्टेड प्रेसिपिटेट बना लेता है। और जब प्रेसिपिटेट बन जाएगा ना, प्रेसिपिटेट का मतलब सॉलिड मटेरियल होता है, जब सॉलिड मटेरियल बन जाएगा आपके सेल के कंपार्टमेंट में तो ये क्या करेगा, इससे सेल डिस्टर्ब हो जाएगी, फ्लो रुक जाएगा। क्या पता ये साल्ट ब्रिज में बीच में जाके ब्लॉक कर दे रास्ते को, तो सेल डिस्टर्ब हो सकती है, सेल डिस्ट्रॉय भी हो सकती। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ये तीन मेटल्स का अगर एक्वा सॉल्यूशन है आपके कंपार्टमेंट में तो आप KCl को नहीं लेंगे, फिर कोई अदर ले सकते हैं, समझ रहे, ऐसा ले सकते हैं जिसमें Cl ना हो। वो कौन सा ले सकते हैं वक्त बताएगा। तो अब ये चीज़ थी साल्ट ब्रिज के बारे में। अब हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ तक हमने तीनों पार्ट्स अपने पढ़ लिए जो गैल्वेनिक सेल को बनाते हैं, एक तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल और तीसरा था साल्ट ब्रिज। तीनों की कंप्लीट स्टडी कर ली। अब इन तीनों के बाद हम अपना गैल्वेनिक सेल स्टार्ट करने वाले हैं कि गैल्वेनिक सेल बनाएंगे हम। तो गैल्वेनिक सेल सब लोग जानते हैं क्या थी, इट विल प्रोड्यूस, गैल्वेनिक सेल क्या करती थी, इट विल प्रोड्यूस, मेन फंक्शन इसका क्या था, इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू केमिकल रिएक्शन,
गैल्वेनिक सेल का जो फंक्शन था, मेन प्राइमरी फंक्शन यही तो था कि इलेक्ट्रिसिटी थ्रू केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये अपनी बात थी गैल्वेनिक सेल की। अब हम गैल्वेनिक सेल को कंप्लीट करने जा रहे हैं, मतलब आपस में जो पार्ट्स हमने पढ़े हैं उन्हें जोड़ने वाले हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं डेनाइल सेल का, या डेनियल सेल, कुछ भी बोल लो। तो जो हम गैल्वेनिक सेल पढ़ने वाले हैं, गैल्वेनिक सेल हजारों तरीके की हैं, ठीक है। उनमें से एक तरीका, एक एग्जांपल है डेनियल सेल का। तो हम गैल्वेनिक सेल को डेनियल सेल के रूप में स्टडी करेंगे, ठीक है, ये चीज़ समझे। तो डेनियल सेल क्या होती है? डेनियल सेल जो बनेगी वो जिंक और कॉपर से मिलके बनेगी। मतलब एक तो प्लेट और एक सॉल्यूशन होगा जिंक का, और दूसरी प्लेट और दूसरा सॉल्यूशन होगा कॉपर का। अब देखना, सेल बन रही है तो सेल में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी होगा, ठीक है, सेल में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा और उसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस मेटल से किसकी तरफ होगा, ये कैसे पता हमें चलेगा? जैसे यहाँ जिंक और कॉपर है, तो अब हमें ये कैसे पता चल रहा कि इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ मूव करेंगे या फिर कॉपर से जिंक की तरफ, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा रिएक्टिविटी से। हाँ, जो मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और जो कम रिएक्टिव होगा उसकी तरफ जाएंगे। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स की रिएक्टिविटी से क्या मतलब है? मेटल्स की रिएक्टिविटी से सीधा मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी, कि मतलब जितना मेटल, जो मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा वो मेटल उतना ही ज़्यादा क्या कहलाएगा? रिएक्टिव। तो यहाँ पे जिंक और कॉपर में अगर हम देखें तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कॉपर जिंक की तुलना में कम रिएक्टिव होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो कैसा होगा? जिंक से कॉपर की तरफ। तो ये चीज़ यहाँ पे बस इतना समझना था कि डेनाइल सेल में जो हम जिंक और कॉपर की प्लेट्स और सॉल्यूशन लेने वाले हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो जिंक से कॉपर की तरफ होगा। ये हमने कैसे डिसाइड किया? ये हमने डिसाइड किया रिएक्टिविटी के थ्रू। रिएक्टिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसी से इलेक्ट्रॉन दूसरे की तरफ जाएंगे। अब ये रिएक्टिविटी हमने तो तुम्हें बता दी कि जिंक की ज़्यादा थी इसलिए जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा? जैसे हम तुम्हें ए और बी दो दे दें, जैसे हमने ए मेटल दे दिया, बी मेटल दे दिया, अब हम तुमसे पूछें कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, या हम ये ना मान के हम सीधा ये बोल रहे हैं पी भी दे दिया और दूसरा हमने तुम्हें दे दिया आयरन। अब हम पूछे कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये तुम कैसे पता चलाओगे, कैसे पता करोगे? इसके लिए एक टेबल आगे आएगी, ठीक है। उस टेबल का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, उस टेबल से तुम ये देख के पता लगा पाओगे कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो ये अभी तो हम तुम्हें बता दे रहे हैं डेनाइल सेल में कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो अब हम डेनाइल सेल को बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अब सेल पूरी बनेगी, ध्यान से देखना, तीनों पार्ट आपस में मिलाए जाएंगे, बहुत लंबी बनेगी सेल। अब तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि अब हम सेल कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये तो है हमारा जिंक का Zn2 पॉजिटिव का एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें हमने जो मेटल की रॉड डाली है वो जिंक मेटल की ही डाल दी, ठीक है। अब दूसरी हम कंपार्टमेंट ले रहे हैं, उस कंपार्टमेंट में क्या है, हमने कॉपर का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, Cu2 पॉजिटिव एक्वा सॉल्यूशन है, मतलब वाटर के साथ, और इसमें हमने कॉपर की रॉड डाल दी, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। अब क्या किया
कि हमने इन दोनों रोड्स को आपस में एक्सटर्नल सर्किट में वायर के थ्रू जोड़ दिया। ये क्या है? ये मेटलिक वायर है, मेटल वायर के थ्रू हमने इसे जोड़ दिया। ये एक्सटर्नल सर्किट है तुम्हारा वायर के थ्रू, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है जिंक से कॉपर की तरफ। ये चीज़ समझ में आ रही? अब इंटरनल सर्किट अभी भी तुम्हारा अधूरा है, कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन इंटरनल सर्किट में करंट कैसे फ्लो होगा? तो इंटरनल सर्किट को कनेक्ट करने वाला कौन होता है? इंटरनल सर्किट ऑफ सेल कौन कनेक्ट करता है? अभी हमने क्या पढ़ाया था इससे पहले टॉपिक? तो इंटरनल सर्किट को कौन कंप्लीट करता है? सब भूल गए। तो इंटरनल सर्किट अभी भी अधूरा है, तो उसे हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो वो कर रहा है साल्ट ब्रिज। नहीं समझ में आ रहा जी सब कुछ? जी हमने कॉटन वूल लगा दी और इसमें KCl सॉल्यूशन भर दिया विद अगर अगर पेस्ट, और इसमें ये भर दिए हमने। ये चीज समझे? अब देखना, ये जो हिस्सा है ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोला जा रहा। ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब कैसे बोल रहे हैं इसमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल? हम ऐसे बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल कि यहाँ पर कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन हाफ सेल का याद रखो, उसमें क्या होता था? इलेक्ट्रॉन बाहर जाते थे। तो ये वाला जो कंपार्टमेंट है ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, और जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता था और इसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आता जा रहा था, तो ये कैथोड की तरह बिहेव कर रही थी। तो इस वाले कंपार्टमेंट को हम क्या बोल रहे थे? रिडक्शन हाफ सेल। समझ में आ रहा? अब जब ये कैथोड है तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी? एनोड। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ सेल की जो रिएक्शन है वो लिखेंगे, और रिडक्शन हाफ सेल की जो रिएक्शन है वो लिखने वाले हैं। ये किस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है ये बात समझ गए? ये जिंक मेटल था, ये इसके थ्रू यहाँ सॉल्यूशन में कंटिन्यू आता जा रहा था, और Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही थी और ये पतली होती जा रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा था? ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव, तो ये कनेक्ट हो रहा था इससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था, रिडक्शन हो रहा था, और ये मोटी होती जा रही थी। और तो अब ये रिएक्शन हम लिखने वाले हैं। क्या होगा कि ये जो जिंक मेटल है रॉड वाला, ये कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीडेशन। ये क्या है? ऑक्सीडेशन। ये चीज समझे? जिंक यहाँ पे है सॉलिड और Zn2 पॉजिटिव है एक्वस। यहाँ पे एक चीज तुम देख पा रहे हो कि मास ऑफ जिंक जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है। मास ऑफ जिंक कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, तभी तो ये पतली हो रही है। इधर देखो, मास ऑफ जिंक इस वाले कंपार्टमेंट में कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव इंक्रीज होती जा रही। तो ये चीज देखते जाना, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव लगातार इंक्रीज होती जा रही। अब इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में क्या हो रहा? मास ऑफ कॉपर, पहले इसकी रिएक्शन लिखें। इसकी रिएक्शन जो होगी क्या होगी कि कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, और ये एक्वस वाला गेन कर रहा था। इसमें अगर हम देखें तो मास ऑफ कॉपर क्या हो रहा? बताओ अरीब। मास ऑफ कॉपर इस केस में क्या हो रहा? कहाँ घट रहा? इंक्रीज हो रहा है। ये कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके एसी पे चिपक रहा है, तो ये इंक्रीज नहीं होती जा रही, वाइडर होती जा रही रोड। तो मास ऑफ कॉपर बढ़ रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव क्या हो रही? ये कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं, इसमें चिपक रहे हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो ये कंप्लीट स्टडी है पूरी सेल की कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल पे जो रिएक्शन हो रही है वो ये हो रही है, और रिडक्शन हाफ सेल पे रिएक्शन ये हो रही है। इसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं इसलिए इसे ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं? रिडक्शन। और ये इनका मास का और कंसंट्रेशन का जो बिहेवियर है वो लिख दिया हमने नीचे।
तो इतनी ये कंप्लीट सेल है। और इस तरह से जब भी तुम ऐसा करोगे कि अगर प्रैक्टिकल ये किया, ये करोगे अगर होगा स्कूल में, तो क्या होगा कि तुम्हें डेनाइल सेल दी जाएगी। इस तरह से 2 कंपार्टमेंट मिलेंगे, साल्ट ब्रिज मिलेगा। जैसे ही तुम आपस में जोड़ोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर यहाँ पे तुम वायर में कट लगा के और अगर अपना बल्ब जलाना चाहो, ठीक है, तो ये बल्ब जलने लगेगा तुरंत। यही तो होता है, तुम यही तो करते हो। एक पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव पार्ट होता है, और ये पॉजिटिव पार्ट होता है सेल का। दोनों में आपस में बल्ब बीच में लगा के जला देते हो। वो यही तो होता है कि इस तरह से रिएक्शन के थ्रू तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, और उस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही कि नहीं हो रही। तो ये क्या है, गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल का ये एग्जाम्पल है डेनाइल सेल का। इतना नोट करो, फिर हम कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे। अभी ये हाफ सेल रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन की हाफ सेल की रिएक्शन है, और ये रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन है। तो हम भी लिख लेंगे अभी कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो अब देखना, एट एनोड, एट एनोड क्या होता है यारी, एनोड पे क्या होता, ऑक्सीडेशन होता है। हाँ, तो ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन है वो हम लिख रहे हैं। तो Zn कन्वर्ट होता है Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। और यहाँ से जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल का जो पोटेंशियल आएगा उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई Zn से Zn 2 पॉजिटिव, और इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OP। ये चीज़ समझे। अब हम क्या लिखेंगे, अब एट कैथोड, एट कैथोड क्या होता है, रिडक्शन। और रिडक्शन की जो रिएक्शन है वो क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। इनकी जो स्टेट है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे जिंक है मेटल है तो सॉलिड है, यहाँ जिंक है वो एक्वस है, इधर ये Zn2Cu2 पॉजिटिव एक्वस है, और इधर ये कॉपर सॉलिड है। इस केस में जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसका रिप्रेजेंटेशन होगा ECu2 पॉजिटिव से Cu की तरफ, और इसे हम बोलेंगे Rp, ठीक है। देखो यहाँ दिख रहा है साफ, इसे देख के हमें पता लगा पाएंगे आगे जब न्यूमेरिकल्स आएंगे कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। इसे देखो दिख रहा, 0 से +2 जा रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा। और यहाँ पे 2 से +2 से 0 आ रही, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा, तो इसलिए ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ये तो हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल की रिएक्शन लिखी, ये हमने लिखी किसकी, रिडक्शन हाफ सेल की। अब सेल की जो ओवरऑल रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, वो हम ऐसे होगी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे ये ऐड जब हम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए। यहाँ बराबर दिख रहे हैं तो हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो जब हम ऐड करेंगे तो देखना ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी, जिंक सॉलिड प्लस इधर Cu2 पॉजिटिव एक्वस, और इससे हमें क्या मिल रहा है कि Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड, और इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए कैंसिल। तो ये है हमारी कंप्लीट सेल रिएक्शन। मतलब कि जो हमने सेल बनाई है उस सेल में केमिकल रिएक्शन जो हो रही है कंप्लीट, वो ये हो रही है। और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से ही क्या प्रोड्यूस हो रही, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही इस केमिकल रिएक्शन की वजह से। समझ पा रहे हैं अब इस चीज को। यहां से ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है। अब इससे हम क्या करेंगे, ये जो कंप्लीट सेल रिएक्शन है इसी को तो हम बोल रहे रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें दोनों ही चीज होती, रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों चीज होता, रिडक्शन भी होता और ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन ये है जो कंप्लीट सेल की रिएक्शन है। अब कंप्लीट सेल, ये तो अपने पास था ऑक्सीडेशन हाफ सेल का पोटेंशियल और ये था रिडक्शन हाफ सेल का पोटेंशियल। तो अब जो ये कंप्लीट सेल ऑफ रिएक्शन आई, इससे कंप्लीट सेल का ईएमएफ निकलेगा। तो पोटेंशियल ऑफ कंप्लीट सेल वो कैसे आएगा, वो भी इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस
रिडक्शन पोटेंशियल को अगर हम ऐड कर दें तो वो आ जाएगा कंप्लीट सेल का पोटेंशियल, यानी कि ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जिंक टू पॉजिटिव प्लस रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर। तो ये तो आ गया कंप्लीट सेल का पोटेंशियल। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि अगर हमें सेल का कंप्लीट पोटेंशियल निकालना है तो हमें क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को आपस में जोड़ के लिख देना है। वो क्या आ जाएगा, सेल का कंप्लीट पोटेंशियल। इसका 3-4 फॉर्मूले होते, उन पे आप ध्यान नहीं देना, पिछले तुम लोग शायद पढ़ के आए होगे, ई ऑक्सीडेशन माइनस ई रिडक्शन या ई लेफ्ट माइनस ई आर, ये फॉर्मूले पढ़े होंगे सेल पोटेंशियल निकालने की। ये अब सब भूल जाओ, केवल ये बात इतनी याद रखो कि अगर कंप्लीट सेल का रिएक्शन हमें वो पोटेंशियल चाहिए तो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल जो है सेल का, उन दोनों को ऐड करना है बस, तो वो आ जाएगा सेल का पोटेंशियल। इसके बाद हाँ एक चीज़ और, इसमें बस एक छोटी सी चीज़ है 1 मिनट की, फिर उसके बाद जो भी पढ़ाएंगे कल पढ़ाएंगे। देखो इस रिएक्शन का अगर हम रिएक्शन कोएफिशिएंट देखें, रिएक्शन कोएफिशिएंट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इसे अगर हम Q कैलकुलेट करना है, रिएक्शन कोएफिशिएंट मतलब सेल का, तो क्या करते हैं इधर देखो, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे तुम्हें 2 तरह की कंसंट्रेशन दिख रही है प्रोडक्ट की, एक तो दिख रही है Zn2 पॉजिटिव और एक Cu, तो हम ये लिख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Zn2 पॉजिटिव। इसकी कंसंट्रेशन हम 1 मान लेंगे, किसकी, कॉपर सॉलिड की, और इधर जिंक सॉलिड की हम क्या मान लेंगे, 1। ये एक नियम है केमिकल इक्विलिब्रियम का कि कंसंट्रेशन या फिर एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, इनका एक्टिव मास मतलब कंसंट्रेशन हमेशा 1 होगा। ये हमेशा याद रखना ये बात। एक्टिव मास को हम कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ हम एक लेटेस्ट वर्ड आ गया एक्टिव मास। तो एक्टिव मास फॉर प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड ऑलवेज 1 होता है। तो इसीलिए हमने ये प्योर सॉलिड है, तो इनकी हमने एक्टिव मास कितनी मान ली, 1। तो कायदे में हमें लिखना तो ये चाहिए था ऐसे, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब जिंक और कॉपर की, लेकिन क्या हुआ कि इसकी और इसकी 1 हो जाएगी, बिकॉज दीज आर प्योर सॉलिड, और प्योर सॉलिड की जो एक्टिव मास होती है वो 1 होती है, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलता है, इसीलिए हम इसे मिटाल रहे हैं। और जो रिएक्शन कोएफिशिएंट आएगा वो केवल इतना आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर एक्वस। हाँ ये आ गया, हाँ तो ये आ गया रिएक्शन कोएफिशिएंट ऑफ सेल। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब इसके आगे का केस जो होगा वो कल पढ़ाएंगे।